अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, म्यूट हुआ था माइक। तो ये बेसिकली हम जो है वो आज का जो टॉपिक है, मैं ये बताना चाह रही थी कि मेरे घर में लाइट गई हुई है, तो मुझे मालूम नहीं है कि कितनी देर का ये रिकॉर्डिंग हो पाएगी या क्लास हो पाएगी। जितनी हो सकती है वो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, अक्यूट इन्फ्लेमेशन के हवाले से बात हो रही है क्योंकि कल जो है वो इन्फ्लेमेशन और उसकी जो बेसिक टाइप्स थी और उनके जो कार्डिनल साइंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो चुका था। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात करें कि जो वो कौन से इवेंट्स होते हैं जो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के दरमियान में हो रहे होते हैं, दौरान हो रहे होते हैं। ओके। तो इसके अंदर जो है सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो इवेंट्स हैं, जो बेसिक इवेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन डायग्नोज हो पाती है, वो दो तरह के इवेंट्स हैं। एक कहलाता है, जो पहली क्लास है वो कहलाती है वैस्कुलर इवेंट्स की, और दूसरी जो है क्लास कहलाती है सेल्यूलर इवेंट्स। वैस्कुलर इवेंट से मुराद क्या है कि वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और सेल्यूलर इवेंट से मुराद क्या है कि जो ब्लड के अंदर के जो सेल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है और वो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। आज इस वक्त जो लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे कि वैस्कुलर इवेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जब इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, किसी किस्म की कोई इंजरी होती है, तो पहला काम जो होता है वो ये होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इनिशियली पहले जब इनिशियली क्या होता है कि सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होता है जो कि मिली सेकेंड्स का होता है वो है वेजो कंस्ट्रिक्शन का। इवेंट नंबर 1 इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के अंदर जो है ये रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, और इसके बाद जो है जो रिस्पॉन्स आता है वो है वेजो डायलेशन। अच्छा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हैंड रेस किया उनको क्या प्रॉब्लम है? रिदा इकबाल, आपको कुछ पूछना है? सुम्बुल नाज, हैंड रेस क्यों किया बेटा? अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो मुझे ऐसे तो नहीं समझ में आने वाला कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। मैम वो गलती से भूल गई थी मैं हैंड लोअर करना। सही, ठीक है। अच्छा जी, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई इनिशियली, उसमें क्या हुआ कि आपके जो जहाँ पे जख्म था उस जगह पे थोड़ी देर के लिए आपकी ब्लड वेसल्स स्क्वीज हुई। ठीक है। तो इनिशियली जो है एक पेलनेस आती है जख्म में, वो इसी वजह से होती है कि थोड़ी देर के लिए जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसके बाद सेकेंडली रिस्पॉन्स जो आता है वो ये आता है कि वेजोडाइलेशन हो जाती है और ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। अब इनके फैलने के नतीजे में क्या होता है कि जब ब्लड वेसल्स फैलती हैं तो दूसरा इवेंट जो होता है, इसके बाद जो दूसरा इवेंट होता है वो होता है इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी। ठीक है जी। वैस्कुलर परमेबिलिटी से क्या मुराद है कि जो वेसल है उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो लूज हो जाते हैं और वो बाहर निकलना शुरू कर सकते हैं। इस चीज को वैस्कुलर परमेबिलिटी कहा जाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए, उसके बाद वेजो डायलेशन, उसके बाद फिर उस वेजो डायलेशन के नतीजे में वैस्कुलर परमेबिलिटी होती है। ये चीज कल के लेक्चर में भी मैंने बताई थी कि अगर तो फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल वेसल की जो डायमीटर है वो इतनी है और उसके अंदर उसके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपक के लगे हुए हैं, तो जब ये वेसल फूलेगी, फैलेगी, तो जो आपके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनको तो उनकी साइज में तो नहीं चेंज आ रहा, तो उसके नतीजे में क्या होता है, बीच के अंदर स्पेसेस बन जाते हैं और वेसल्स फैल जाती हैं। अब इस तरह की जो जो चेंज आता है इन द स्ट्रक्चर, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ से फ्लूइड जो है वो ऊज करना शुरू कर देता है आउटसाइड द वेसल। ठीक है जी। दिस इज दी इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, यानी वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है और उसके नतीजे में जो वेसल के अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर निकलना शुरू कर देता है।
तीसरी जो चीज है जो मेजर इवेंट है वो है अच्छा, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे अभी, अगर आप देखें तो हम बेसिकली इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे कि ये देखिए, ये वेसल का नॉर्मल साइज है। ठीक है जी, इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो भी अंदर मौजूद हैं, फ्लूइड और प्रोटीन की लीकेज किसी भी किस्म की नहीं हो रही, इस वजह से कि एक तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी एक दूसरे के बराबर हैं, और दूसरी चीज ये है कि माइनर सी ब्लड वेसल की जो साइज है उसमें चेंज आया, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और इसकी वजह से अब आप देखें तो अगर जो एंडोथेलियल सेल्स हैं दे आर कंप्लीटली इन प्लेस, उसकी ये भी एक वजह है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अगर आप ये देखिए, इसके मुकाबले में ये वाली जो वेसल है वो ज्यादा फैली हुई है, और फैली हुई होने की वजह से यहाँ पे अगर आप नोट करें, फैली हुई होने की वजह से अगर यहाँ पे आप नोट करें तो यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रही है दो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी, अब ये जो जगह है इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से प्रोटीन्स, सेल्यूलर कंपोनेंट्स और जो फ्लूइड है वो सारा का सारा बाहर निकलता है, सराउंडिंग टिश्यू में चला जाता है। अब ये जो साइड पे जो ब्लू चीज दिखाई, इसका मतलब क्या है कि ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो कि टिश्यू के अंदर चला गया है, और ऑब्वियसली ये कहाँ से आया है, फ्रॉम द ब्लड वेसल आया है। ठीक है जी, तो इसकी वजह से जो अब यहाँ पे ये जो पानी जमा हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे टिश्यू के अंदर एडिमा हो जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है इन्फ्लेमेशन की। ठीक है जी, अब यहाँ पे से जो अब ये जो यहाँ पे डिफरेंशिएट जो हम कर रहे हैं इस वक्त, ये कर रहे हैं कि अगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के नतीजे में फ्लूइड बाहर निकलता है, ऊज आउट करता है, तो वो उसकी क्वालिटी क्या है। दो तरीके का एक रिस्पॉन्स आता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। एक तो ये कि बहुत ही सिवियर किस्म की कोई इंजरी हुई है जिसके नतीजे में बहुत ही सिवियर किस्म का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल है वो बहुत ज्यादा फैल जाएगी, जो आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके दरमियान में स्पेस बहुत बन जाएगी। ऐसी सूरत में सेल्स, प्रोटीन्स और फ्लूइड बहुत तेजी के साथ ऊज आउट करेंगे, और जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो प्रोटीन रिच फ्लूइड होगा। तो ऐसा जो फ्लूइड है वो क्या कहलाता है, एक्सुडेट कहलाता है। ठीक है जी, हाई प्रोटीन कंटेंट एंड मे कंटेन सम वाइट सेल्स एंड रेड सेल्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये बुक मैंने आपके साथ शेयर की थी अगर आप लोगों को याद हो, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें तमाम डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, ये तमाम डेफिनेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको यहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा। एक्सुडेट की, ट्रांसुडेट की, एडिमा की, पस या पेरुलेंस जो होती है, उस तमाम की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डेफिनेशंस जो है वो आपको याद करनी होंगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पहली चीज तो ये हो गई कि एक्सुडेट या वो जो फ्लूइड निकल रहा है जो कि हाई प्रोटीन इन नेचर है और उसके साथ सेल्यूलर कंपोनेंट्स भी हैं, तो वो एक्सुडेट कहलाता है। अब उसके मुकाबले में कभी कभी माइनर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस भी होते हैं जिसके नतीजे में जो है वो ज्यादा ब्लड वेसल डायलेट तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, इतने स्पेसेस नहीं बनते सेल्स के दरमियान में कि मतलब उसमें से जो है लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के जो सब्सटेंसेस हैं वो भी पास आउट हो सके। तो उसमें से क्या होता है कि सिर्फ जो है वो प्रोटीन लो फ्यू सेल्स के साथ जो है वो फ्लूइड खाली ऊज आउट करता है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेल्स भी बाहर आ गए थे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब नीटनेस खत्म हो गई है सराउंडिंग टिश्यू की, इसके मुकाबले में यहाँ पे नीटनेस मौजूद है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्स मौजूद नहीं है। इस तरह का जो फ्लूइड बाहर निकलता है इसको ट्रांसुडेट कहते हैं, विच इज लो प्रोटीन, विच हैज लो प्रोटीन कंटेंट। ठीक है जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखने की जरूरत है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के अंदर ही ये दोनों चीजें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो डेफिनेशन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है एडिमा। How would you define edema? Edema is excessive tissue fluid, या ये कह सकते हैं कि presence of excessive fluid in the interstitial space in between tissues या cavities is known as edema.
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सीरस कैविटीज के अंदर एडेमा होता है, लेकिन उसको टर्म थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यूजुअली हम जो भी बॉडी कैविटीज के अंदर फ्लूइड की जो अक्यूमुलेशन होती है उसको इफ्यूजन कहते हैं, EFFUSION, इफ्यूजन कहलाता है ये। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हो क्या रहा होता है कि आपकी जो बॉडी कैविटी है, से फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं आपकी पेरिकार्डियल कैविटी की, यानी जो कैविटी जो हार्ट के अराउंड होती है, उसके अंदर पहले से ही एक थिन स्लिमी लेयर होती है जो कि फ्लूइड की होती है। और वो वजह क्या होती है उसकी कि आपकी जो पेरिकार्डियल लेयर्स हैं, जो विसरल और पैराइटल पेरिकार्डियल लेयर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाएं और इनके दरमियान में एक मूवमेंट जो है वो बरकरार रह सके और हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से पंप कर सके। अब यहीं पे अगर ये जो फ्लूइड है, जो कि बिल्कुल थिन स्लिमी लेयर है इसकी, अगर इसके अंदर पानी थोड़ा सा ज्यादा भर जाएगा तो ये क्या होगा कि एडिमा हो कहलाएगा। लेकिन हम इसको कार्डियक एडिमा या नहीं कहेंगे, या पेरिकार्डियल एडिमा नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। समझ में आ रही है? बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके जो प्लूराज हैं, विसरल और पेराइटल प्लूरा, उसके दरमियान में भी यही चीज है, उस तरह अगर वहां पे पानी भर जाए तो वो क्या कहलाता है? प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। एंड लाइकवाइज जो जो कैविटीज हैं उनके हिसाब से जहां जहां पानी भरेगा वो वहां का इफ्यूजन कहलाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जो आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर अगर पानी भर जाता है, यानी आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, अगर उसके अंदर पानी भर जाता है तो हम उसको एसाइटिस कहते हैं, ASCITES, एसाइटिस कहलाता है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तमाम एडिमा की सब टाइप्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि जी एडिमा क्या है। और एडिमा जो है मतलब किस किस तरह का हो सकता है। पिटिंग नॉन पिटिंग एडिमा भी होता है, बहुत सारे हार्मोन्स की एबनॉर्मेलिटीज के नतीजे में भी एडिमा होता है, फिजियो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो उस एडिमा के साथ अगर वो जो बॉडी कैविटीज के अंदर जो वही एडिमेटिस फ्लूइड जमा हो जाता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं ये, और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं ये सब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है एक और जो टाइप है, एक्सुडेट की ही टाइप कहलाती है, वो है पस। पस में क्या हो रहा है कि यूजुअली आपके पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उसके नतीजे में आपके न्यूट्रोफिल्स रिक्रूट हुए, आपके न्यूट्रोफिल्स ने ऑर्गेनिज्म को किल किया, साथ में खुद भी किल हो गए। ठीक है जी। अब जो डेड टिश्यू था वो प्लस जो सेल्स की डेथ हुई उनका सेल्यूलर डेब्रिस, उसके अलावा प्रोटीन रिच फ्लूइड, वो सारी चीजें मिलके एक जो है वो एक मास तो नहीं कहना चाहिए, एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी में ये फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम पस कहते हैं। बहुत आसान अल्फाज में यूजुअली हम इसको फोड़ा या फुंसी, जिसके अंदर व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आता है, उसको हम बेसिकली जो व्हाइट कलर का जो डिस्चार्ज होता है वो पस होता है। ठीक है जी। तो जो जो डिस्चार्ज है वो अगर पसी डिस्चार्ज है या वाटरी डिस्चार्ज है, वो दो तरह की चीजें हो जाती हैं। जो पसी डिस्चार्ज होता है उसको हम प्यूरिलेंट डिस्चार्ज कहते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए स्पेलिंग भी लिखी है, PURULENT, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज कहलाता है। या अगर तो वो प्यूरिलेंट नहीं है, खाली पानी निकला है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे वाटरी डिस्चार्ज था। ठीक है। तो अब अगर उसको साइंटिफिक टर्म्स में या पैथोलॉजी की टर्म्स में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा कि पसी डिस्चार्ज या प्यूरिलेंट डिस्चार्ज जो है वो एक्सुडेट है, एक्सुडेटिव डिस्चार्ज है, लेकिन वो पस मतलब डेड सेल्स के साथ है, तो वो थोड़ा सा और एडवांस टाइप ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो है, जो आपका जो वाटरी डिस्चार्ज है, उसको हम ट्रांसुडेट डिस्चार्ज कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ये चीज हो गई। इसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इंक्रीज इन द परमिएबिलिटी ऑफ द माइक्रोवेस्कुलेचर, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो गई थी माइक्रोवेस्कुलेचर की परमिएबिलिटी के नतीजे में। जी, ये किस तरह से परमिएबिलिटी होती है ये आप देख लीजिए। ये देखें, ये एक जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप लोग और क्लियर तरीके से देख सकें। ये देखिए जी, ये नॉर्मल वेसल है, ये वेसल का ल्यूमेन है, इसके अंदर ये सेल्स हैं और प्रोटीन कंटेंट है, ये इसकी एंडोथेलियम है, कंप्लीटली इंटैक्ट है, देयर इज नो एबनॉर्मैलिटी टेकिंग प्लेस, एवरीथिंग इज फाइन एंड नॉर्मल। ठीक है जी। ये टिश्यू है, ब्लू कलर का पोर्शन जो है वो टिश्यू है, और जो पिंक कलर का पोर्शन है ऑब्वियसली वो रेड आरबीसीज के बेसिस पे उसको रेड कलर का मेंशन किया गया। इसके बाद आपके पास आया कि जी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है। परमिएबिलिटी इंक्रीज का मतलब क्या है कि कोई चीज जो कि परमिएबल नहीं थी, मूव करने के लिए अलाउड नहीं था, आपके आमतौर पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर नॉट परमिएबल फॉर द फ्लूइड टू गो आउटसाइड,
यूजुअली ये काम सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज के लेवल पर होता है, और बाकी की जो तमाम वेसल्स होती हैं दे आर नॉट अलाउड टू गिव स्पेस फॉर द वाटर टू मूव आउटसाइड द वेस्कुलेचर, बिकॉज अगर वो पानी सारा बाहर निकल जाता है तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके पास जो है जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और ये चीज जो ऑब्वियसली एडमिसिबल नहीं है, इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब उसमें इन्फ्लेमेशन में एक एक्सेप्शन है कि जी जो बड़ी वेसल्स होती हैं, इन एडिशन टू द कैपिलरी नेटवर्क, जो बड़ी वेसल्स होती हैं दे आल्सो स्टार्ट्स गिविंग परमिशन फॉर द वाटर टू मूव आउट। ठीक है जी, और वजह क्या हो रही होती है कि वो जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इतना ज्यादा होता है और केमिकल अट्रैक्शंस इतनी ज्यादा हो रही होती हैं कि उसके नतीजे में जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो अपनी स्पेस ओपन करना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पे देखें दो तीन तरीके हैं जिनसे परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। उसमें एक तरीका क्या है, रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स का मतलब क्या है कि आपके जो यहाँ पे अगर आप तस्वीर देखें गौर से तो इसमें आपको एक एरो भी दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसको अप्रिशिएट कर सकेंगे। ये देखिए, ये ब्लड वेसल है, उसके अंदर ये उसका एंडोथेलियल सेल है। रिट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो सेल है ये अंदर की तरफ, अपने ही अंदर की तरफ इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। आइदर साइड से जब रिट्रैक्ट होगा तो स्पेस बन जाएगी, और ये स्पेस काफी है फॉर द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड फ्लूइड आउट टू मूव आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया जिसके थ्रू जो है जो एपिथेलियम है वो मतलब जगह दे देती है और इसमें से फ्लूइड मूव करता है। लेकिन ये रैपिड और शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स है, मिनट्स के अंदर अंदर ये रिट्रैक्शन खत्म हो जाती है, एपिथेलियल सेल्स जो है वापस अपनी नॉर्मल शेप पर आ जाते हैं, और उसके बाद जो है ये जो परमेबिलिटी होती है वो रुक जाती है। अच्छा, दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि इन केस ऑफ बर्न्स या माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, अब होता ये है कि एंडोथेलियल इंजरी कॉज हो जाती है, यानी जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि एंडोथेलियम को डैमेज कर देते हैं। अब जब एंडोथेलियम डैमेज हो गई, ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि सेल्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। अब एक ये सेल देखें कंप्लीटली नॉर्मल, और अब ये सेल देखें, डिफरेंस क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए, इनके दरमियान में स्पेस बन गया है, इनके कुछ कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट हो गए हैं, यहाँ से फिर स्पेस है, यहाँ से ऑब्वियसली फ्लूइड मूव कर सकेगा। तो ये जो चीज है इसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपके जो ऑब्वियस सी बात है कि जब वेसल अपनी जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन ही नहीं कर पा रही है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, बहुत तेजी के साथ जो है वो फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी या नहीं की होगी, हमने बर्न्स वार्ड जब अटेंड किया था तो जो एक चीज हमें मतलब जुलाई की गर्मियों में हम लोग गए थे और बहुत ही शदीद किस्म का हब्स हो रहा था, सांस नहीं ली जा रही थी। उस टाइम पे हमने एक 60% बर्न्स की पेशेंट को देखा और वो उस बंदी के जिस्म पे प्लास्टिक की थैलियां लपेटी गई हुई थी। अब पूरी तकरीबन 65% उसकी स्किन जली हुई थी और ऊपर स्किन मौजूद ही नहीं थी। अंदर उसके जो फैट होता है, जो अंडरनीथ द स्किन जो टिश्यू होता है वो दिखाई दे रहा था, और उसके ऊपर थैली बंधी हुई थी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो जुल्म है कि एक तो वैसी पेशेंट बर्न हुआ है, उसको आप पानी भी नहीं पीने के लिए दे रहे हैं और साथ में उसको थैलियां लपेट दी हैं, तो वो सांस कैसे लेगा, मतलब वो तो बहुत बुरी हालत है। तो उसमें उन्होंने हमें, जो डॉक्टर ने बताया, वो मसला ये है कि जी आप इसको इस तरह से, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको जिंदा रखने का। वजह इसकी है कि अगर इसने पानी पी लिया तो इसका पसीना और इसकी जो जो मूवमेंट है फ्लूइड की, वो बॉडी की, वो बाहर की तरफ होना शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एज सून एज ये प्रोसेस शुरू होगा तो डिहाइड्रेशन से पेशेंट खत्म हो जाएगा। एक तो ये वजह है। अच्छा, दूसरा ये है कि अंदर का जो पोर्शन है वो इतना ड्राई हुआ हुआ होता है कि पानी जाने के बाद ना एकदम से कोई केमिकल रिएक्शन होता है, गैस फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जो हमें डॉक्टर ने पूरी डिटेल्स तो नहीं बताए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो जो गैस फॉर्मेशन होती है क्योंकि इतना बर्न टिश्यू होता है कि वो आगे पीछे तमाम जो बाकी की जो टिश्यूज हैं उनको इंस्टेंटली डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और उस डैमेज के नतीजे में ये होता है कि आपके जो अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें फेलियर की
फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज से बचाने के लिए एक तो पेशेंट को पानी नहीं दिया जा रहा होता, दूसरा उसको जो थैलियां लपेटी थी वो इस वजह से लपेटी गई थी कि देखें हमारी जो स्किन होती है, इंटैक्ट स्किन, उसका काम है कुछ, और वो काम क्या है कि उसका जो है वो मैकेनिज्म है एयर कंडीशन मैकेनिज्म। एयर कंडीशन मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि आपके जो बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रही है, अगर तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, अंदर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके उस गर्मी के नतीजे में जो आपके भाप सी उठ रही है उसको फ्लूइड की फॉर्म में ले आके और वो पसीना बाहर निकाल दिया जाता है। एक तो ये कि बॉडी टेम्परेचर जो बहुत ऊपर जा रहा होता है वो कूल डाउन हो जाता है, पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज ये होती है उसकी वजह से कि जब स्किन मॉइस्ट हो जाती है और स्किन के ऊपर पसीने की एक लेयर आ जाती है, स्किन मॉइस्ट हो जाती है, तो थोड़ी सी भी जो हवा होती है वो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देती है, तो ये एक एडिशनल इफेक्ट होता है। अब चूंकि बर्न के पेशेंट 65% बर्न के केसेस में होता ये है कि पेशेंट की अच्छी खासी पूरी स्किन, टोटल स्किन यानी एपिडर्मिस और डर्मिस पूरी की पूरी जल जाती है। जो थोड़ी बहुत रह गई होती है उसको ठंडे पानी में पेशेंट को डाल के वो खींच के उतार दी जाती है, क्योंकि अगर वो जमी रही तो उसके नीचे मतलब अगर वो आधी जली हुई स्किन अगर बॉडी के साथ लगी रही तो उसके नीचे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कि पेशेंट को सेप्सिस की तरफ ले जाते हैं। तो वो पूरी जो जली हुई खाल होती है वो खींच के उतार दी जाती है। अब जब वो खींच के उतार दी जाती है तो आप पेशेंट के बॉडी के ऊपर स्किन मौजूद नहीं है, तो वो जो एयर कंडीशनिंग मैकेनिज्म है या जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम जो स्किन कर रही होती है वो खत्म हो गया। अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि अगर तेज आपने स्किन को कवर नहीं किया है पेशेंट की, तो क्या होगा कि उसका सारा पानी जो है वो बहुत तेजी के साथ बाहर उड़ जाएगा। पर्सपिरेशन एक मॉडिफाइड फॉर्म है कि उसमें कुछ पानी निकाल दिया जाता है और कुछ को अंदर ही रखा जाता है, और ब्लड वॉल्यूम और जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है बॉडी का उसको मेंटेन रखते हुए जब स्किन मौजूद नहीं रहती तो सारा पानी जो भी आपकी स्किन की तरफ की जो ब्लड वेसल्स में जाएगा तो वहीं से उड़ जाएगा भाप बन के, क्योंकि गर्मी बहुत है तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो थोड़ी ही देर के बाद क्या होगा कि आपकी जो सर्कुलेशन में जो ब्लड है उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, पानी आपको दिया नहीं जा रहा है, ऊपर से जो पसीना है वो उड़े चला जा रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन से खत्म हो जाएगा। तो ये प्लास्टिक की थैली जो पहनाई जाती है वो इसलिए पहनाई जाती है ताकि वो जो पानी उड़ रहा है जो मतलब उसकी स्किन से ऑब्वियसली इवेपोरेट तो कर रहा है, तो वो इवेपोरेट करके थैली में ही रहे और वो वापस से पानी बन के जो है दोबारा से उसकी स्किन पे गिरे, ताकि जो है वो उसको थोड़ी सी मॉइस्चर मिल सके। और फिर उन्होंने हमें करीब ले जाके दिखाया, उन्होंने कहा देखो इसके अंदर बाकायदा पानी के कतरे बने हुए, अच्छा वो मुस्तकिल वो पानी के कतरे बन रहे और वो मतलब टपक टपक के दोबारा से स्किन के ऊपर गिर रहे थे। तो कहने ये सिर्फ स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हमको उसको प्लास्टिक की थैली में लपेटना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो इस तरह की अगर इंजरी होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये तो खाली जो स्किन तो जल गई, तो बाकी के अंदर का जो टिश्यू होता है जहाँ पे अब ऑब्वियसली बात है कि वो उधर जब हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा तो जो सराउंडिंग की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ ये हालत होती है कि उसकी वजह से ये जो है इनकी एपिथेलियम जो है वो डैमेज हो जाती है और उसके नतीजे में जो है वो फ्लूइड की मूवमेंट बहुत तेज हो जाती है। तीसरा जो एक तरीका है जिसका मैकेनिज्म बहुत अननोन है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, दैट इज ट्रांससाइटोसिस। इंक्रीज फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है, इंटैक्ट एंडोथेलियम से होता है और उसमें ये होता है कि एंडोथेलियम डैमेज नहीं हुई भी होती। कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनके रिस्पांस में, खुसूसियत से वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के बारे में कहा जाता है कि ये वैस्कुलर लीकेज को प्रोमोट करता है। तो ट्रांससाइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कंप्लीटली इंटैक्ट एंडोथेलियम, उसमें से जब वाटर मूव करता है तो कहा जाता है, जो मतलब मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से अनक्लियर है लेकिन कहा यह जाता है कि यूजुअली क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके दरमियान में पोर्स बन जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू योर क्या कहना चाहिए जो ये ग्रोथ फैक्टर। तो वो जो पोर्स बन जाते हैं तो उनके थ्रू फ्लूइड मूव करता है, उसके बाद वो पोर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं दोबारा से, जब वैस्कुलर मूवमेंट मतलब जो फ्लूइड मूवमेंट है फ्रॉम द वेसल्स वो अगर एक्सेप्टेबल रेंज में आ गई तो उसके बाद वो जो है मूव कर मतलब स्टॉप हो जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज जो आपको बतानी है इसी में ही, जब ये इस तरह का होता है फ्लूइड का मसला कि फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा जो है वो लीक कर रहा है और टिश्यू के अंदर आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो फ्लूइड है
वापस उसको जाना है सर्कुलेशन में। तो अब वो जो सर्कुलेशन में उसको जाना है, तो अब उसके लिए जो हमारे पास जो तरीका है वो आपको मालूम है कि जो एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड होता है उसकी मूवमेंट बैक टू द ब्लड वेसल जो है वो किस तरह से होती है, बाय द लिम्फेटिक वेसल्स। तो आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो किस तरह से प्ले करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर इन एडिशन टू प्रोटीन्स जो कि लार्ज मॉलिक्यूल और वेट मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आपके लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद लिम्फ नोड्स जो हैं वो अपने पास ही रख लेते हैं, ताकि और उनको वहीं पे जो आपके पास जो आपके सेल्स होते हैं उनसे जो है वो उनको किल करा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो है लेकिन चूंकि इन्फ्लेमेटरी टिश्यू से वो लिम्फ आ रहा होता है, तो गड़बड़ जरूर होती है। वो किस तरह से गड़बड़ होती है कि जो इन्फ्लेमेटरी टिश्यू फ्लूइड वापस आ रहा है, अगर तो उसमें इन्फेक्शन भी है, तो वो क्या होता है कि जो आपकी जो वेसल्स हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो ये फ्लूइड को लेकर आ रही हैं, उनके अंदर भी एक रिस्पॉन्स सेकेंडरी टू इनिशियल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो लिम्फेटिक्स में शुरू हो जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में शुरू हो जाता है या लिम्फ नोड्स में पहुंच जाता है। ठीक है जी, आपको मैंने एक दफा बताया था कि पेशेंट अगर दोबारा से समझ लें कि अगर एक डॉक्टर है वो बहुत ही कॉमन एग्जांपल बता रही हूँ आपको ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जिन लोगों को टॉन्सिल्स होता है हुआ होगा उनको ये समझ में आएगा कि जी टॉन्सिल्स की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि आपको गले में दर्द हो रहा होता है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे बोलता है जी जबान निकाल के आ करें। अब जब आप आ करते हैं तो वो टॉर्च डाल के अंदर आपके रोशनी करके देखता है गले में आपके टॉन्सिल्स के साथ। लेकिन इन एडिशन टू दैट वो एक और काम ये करता है कि वो खड़े होकर आपके पीछे जाके और आपके जो जॉ लाइन है उसके नीचे उंगलियां डाल के भी चेक करता है, फिर आपके कान के आगे गर्दन के पीछे के एरियाज को उंगलियों से या हाथों से चेक कर रहा होता है। अब ये क्यों कर रहा है? क्या लिम्फ नोड्स बाहर पड़े हुए? नहीं। क्या टॉन्सिल्स बाहर पड़े हुए इसलिए हाथ लगा के चेक कर रहा है, या इतने बड़े हो गए कि वो बाहर तक के कान के पास तक भी महसूस हो रहे हैं या जॉ के नीचे चले गए? ऐसा कुछ नहीं होता। मसला क्या होता है कि आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, आपने जब रोशनी डाल के देखा तभी पता चल जाएगा कि मतलब टॉन्सिल्स की साइज बढ़ी हुई है या नहीं बढ़ी। लेकिन अगर वो इन्फ्लेम्ड हुए हुए हैं तो लाजमी सी बात ये है कि वो एरिया जहां पे उनका लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा होगा तो सेकेंडरी इन्फेक्शन उधर भी जा रहा होगा। तो उसको चेक करने के लिए कि इन्फेक्शन की सिवियरिटी कितनी है, अगर तो लिम्फ नोड्स बड़े हो गए हैं, पैल्पेबल हो गए हैं, पेनफुल हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन फैल रहा है या इन्फ्लेमेशन जो है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, उसको थोड़ा सा सीरियसली देखने की जरूरत है। अच्छा, अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या कहलाएंगी? जो लिम्फेटिक वेसल्स अगर सेकेंडरीली इन्फ्लेम्ड हो रही हैं तो ये कंडीशन कहलाती है लिम्फेंजाइटिस। यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं। दूसरा जो 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 उसके साथ ही जो आपके लिम्फ नोड्स अफेक्ट हो रहे होते हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? लिम्फेडेनाइटिस कहलाती है। आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन होना। ठीक है, इसको जहां पे भी जिस भी नाम के साथ यानी मेनिंजीज है, मेनिंजाइटिस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? मेनिंजीज का इन्फेक्शन। पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटाइटिस हो गया तो इसका मतलब क्या है? पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गई। इसी तरह से लिम्फ नोड्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो लिम्फेडेनाइटिस कहलाता है, और लिम्फ वेसल्स के अंदर अगर हो रही है तो लिम्फेंजाइटिस कहलाता है। चूंकि ये सेकेंडरी या रिएक्टिव टू प्राइमरी इन्फ्लेमेशन होता है, इस वजह से इसको इन्फ्लेमेटरी